लाल रंग गुस्सा या प्यार, सफेद रंग खालीपन या शांति, काला रंग विरोध या परंपरा। रंग सभी को एक जैसे ही दिखते हैं, बस उन्हें लेकर हमारी सोच अलग अलग होती है। गलत सोच में ढले रंग अच्छे नहीं लगते, लेकिन यही रंग जब सही सोच में ढलते हैं तो ऐसी खूबसूरत तस्वीर बनती है जो हमारे जज्बातों को दिखाती है। ऐसी ही तस्वीरें बनाती आर्ट का नाम है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। मिथिला पेंटिंग की शुरुआत रामायण काल से मानी जाती है। रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। सीता जी की शादी के वक्त में अपने मिथिला रीजन के सारे कलाकारों को बुलाया ताकि उनकी बिटिया की शादी में पूरा देश, मिथिला प्रदेश पूरा सुंदर और अपने नए दामाद राम जी के स्वागत के लिए सजाया जा सके। मिथिला के सारे जो उस वक्त के कलाकार थे, उन लोगों ने पूरे मिथिला प्रदेश को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया। हर तरफ फूल पत्तियां और सुंदर सुंदर चित्रों के साथ मिथिला का पूरा प्रदेश जैसे मधुबन लग रहा था। मधुबन तभी से आप ये कह सकते हैं कि इसका एक मिथिला पेंटिंग का दूसरा नाम जो मधुबनी पेंटिंग है, वो इस वजह से भी कहा जाता है। मिथिला पेंटिंग हमारी सालों पुरानी लोक संस्कृति का हिस्सा है। हमारी संस्कृति अलग अलग कला के माध्यम से हमारे इमोशंस को शो करती रही है। शादी के शुभ अवसर से जुड़ी तो बहुत सी विशेषताएं हमारी संस्कृति में है। ऐसी ही एक विशेषता मधुबनी पेंटिंग में भी है, जिसका नाम है कोभार। ये परंपरा 3000 साल पुरानी है, क्योंकि रामायण में इसकी चर्चा है। तब से लेके वो 3000 साल पुराने, तब से लेके अभी तक जब भी नई शादी होती है तो उनका कंजुगल रूम, यानी कि जहाँ लड़के और लड़कियां जो युगल जोड़ी है जहाँ रहती है, जो रात बिताती है, उस रूम का डेकोरेशन, उसकी पूरी सजावट, कोहबर रूम आज भी वहाँ बहुत ही फेमस है। मिथिला पेंटिंग को भले ही ज्यादातर लोग देवी देवताओं से ही जोड़कर देखते हों, लेकिन ये बस कुछ विषयों तक ही सीमित नहीं है। अब जब हम आज के कलाकार इस ट्रेडिशन की खूबसूरती को लेकर नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशंस वही हो गए जो जिससे हम गुजर रहे हैं, वो उसे इमेज रूप देके नए चित्रों में लाना कॉन्टेम्परेरी या मॉडर्न, या मैं कहूँगी उससे भी आगे है मिथिला पेंटिंग, जिसे सिर्फ ट्रेडिशनल पेंटिंग को कहा नहीं जा सकता। बात अगर बनावट की जाए तो मिथिला पेंटिंग में इस्तेमाल होने वाले रंग भी एकदम नेचुरल होते हैं और इन्हें घर पर ही तैयार किया जा सकता है। इस पेंटिंग की एक विशेषता ये भी है कि इसमें कहीं भी खाली जगह नहीं दिखती। हर तरफ रंग ही रंग नजर आते हैं। इन्हें देखकर यही लगता है कि मानो हम किसी मधुबन को देख रहे हों। हमारा कल्चर सबसे अधिक रिच है और हमें अगर हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन की खूबसूरती को आज के ज़माने के लोगों को बताए, उसको खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करके, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी पेंटिंग से नए युग तक पहुँचने की, नए जनरेशन तक पहुँचने की, अगर हम ऐसी कोशिश करें तो हम अपने ट्रेडिशन की खूबसूरती को बाखूबी आज के ज़माने तक भी ला पाएंगे। मिथिला पेंटिंग पुराने समय से ही सामाजिक सरोकारों की बात करती आई है। इस कला के द्वारा हजारों सालों पहले अपनी धरती को बचाने की बात कही गई थी। आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तब उस वक्त भी हमारे चित्रों में नेचर के साथ जोड़ने की पूरी तैयारी है, पूरी कोशिश है। उसके अलावा हम अगर कॉन्टेम्पररी की बात करें तो उसमें हमारे इमोशंस को इमेज रूप में देना, ये कॉन्टेम्पररी किसी भी तरीके के, किसी भी देश के कॉन्टेम्पररी पेंटिंग के अंदर आता है। हमारे ट्रेडिशन में पहले से ही ये है और मिथिला पेंटिंग में स्पेशली इसकी बहुत ही अहमियत है। ये पेंटिंग रंगों की भाषा में हमारे इमोशंस को शो करती है। टेक्निक बदल जाए, टाइम बदल जाए,
लेकिन हमारे इमोशंस नहीं बदलते। इमोशंस को दिखाती इन तस्वीरों के मायने नहीं बदलते। मैक्सिमम इसमें औरतें ही इस चित्र को बनाती हैं। ये शक्ति उनके कहीं अंदर है जिसको वो इमेज फॉर्म में लाती हैं बाहर। उसके अलावा राधा कृष्ण के प्यार को, जो कभी पुराना नहीं हो सकता, आज भी उतनी ही खूबसूरती के साथ उकेरा जाता है। वैसे तो मधुबनी या मिथिला आर्ट में रंगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं जिन्हें हमें भरना है। हमें इस कला को प्रमोट करने की कोशिश करनी है, जिससे मधुबनी कला बनी रहे, जीवन मधुबन बना रहे और रंगों के मायने हमारे लिए हमेशा अच्छे ही हों।